Hello everyone, sources and resources to the हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया चैप्टर नंबर 1 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है जिसमें हमने आर्चिव्स की बात की थी, जैसे कि डिफरेंटली जैसे पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिश्ड और जुडिशियल और थ्रू प्रेसिडेंसीज की, यूरोपियन पावर्स की। ठीक है, इनके जो रिकॉर्ड्स थे उनके बारे में हमने देखा था, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी देखे थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने ये सारे कवर कर लिए थे एंड आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो इसमें हम पहले देखेंगे बायोग्राफीज़, मेमोरीज एंड ट्रैवल अकाउंट्स। इसमें जो फर्स्ट वाले में है तो काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स थे, ठीक है, वो आते हैं भारत के अंदर। ट्रेडर्स, मिशनरीज़ और सिविल सर्वेंट्स ये भारत में आते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस करते हैं जो भी चीज़ों का, उनके बारे में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे वो छोड़ के जाते हैं। और काफ़ी डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में जो है भारत के, वो ये एक्सपीरियंस करते हैं और उन अकॉर्डिंगली ही वो नोट करके जाते हैं। ठीक है, और जो यूरोपियंस थे उन्होंने तो ये भी बोला था कि आप मतलब कि यूरोपियंस को कि आप भारत में जाके अपने ही क्रिश्चियनिटी का जो है वो प्रचार कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे ही अपना जो है वो इनहेबिटेंट्स बनाए। ठीक है, इसी में आपको दो तीन और चीज़ें याद रखनी है, जैसे बिशप्स हैबर्स का एक जर्नल आया था। ठीक है, और एक एबे डुबोसिस का इन्होंने लिखी थी जो हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं दोनों चीज़ें। सोशो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस टाइम पे भारत की, ठीक है, जिस टाइम पे इंडियन पावर्स जो है वो डिक्लाइन कर रही थी और ब्रिटिश पावर जो है वो राइज कर रही थी। तो इन दोनों के जो ये जनरल और हिंदू मैनर्स एंड कस्टम में ये चीज़ों का पता चलता है। कुछ और फेमस ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ट्रैवल अकाउंट्स पे लिखा, तो उनके नाम हैं जैसे जॉर्ज फोस्टर, ठीक है, बेंजामिन हेने, उसके बाद आपके पास आता है जेम्स बर्न्स। उसके बाद जेम्स बर्न ने लिखी थी नेटिव ऑफ द विजिट टू द कोर्ट ऑफ द शाइन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है अलेक्जेंडर बर्न्स, इन्होंने लिखी थी ट्रैवल इनटू द बोखारा। ठीक है, तो ये कुछ इनकी याद, बस थोड़े बहुत ही आपको ये पता होना चाहिए इनके नाम जो थे। ठीक है, उसके बाद जॉन बटलर ने लिखी थी, इन्होंने लिखी थी ट्रैवल एंड एडवेंचर इन द प्रोविंस ऑफ असम। ठीक है, तो इनका नाम असम से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद बैरन चार्ल्स ने लिखी थी कश्मीर एंड पंजाब के ऊपर। उसके बाद विलियम मॉरफ्रॉट ने लिखी थी। ठीक है, ये सब जो है असेंशियल ट्रैवल अकाउंट्स देते हैं। ठीक है, और ये सब जो भी है ऑफिशियल पेपर्स थे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ इतना खास नहीं था, बस इन दो का नाम आप याद रखेंगे। और एक दो का ये जो जैसे मैंने बताया, जेम्स बर्न हो गए, अलेक्जेंडर बर्न हो गए, ठीक है, जॉर्ज फोस्टर हो गए, तो इनके कुछ के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं हम न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स पर। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, तो ये जो था ये 19 एंड 20 सेंचुरी में जो है वो इंग्लिश में पब्लिश होते थे और डिफरेंट वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। ठीक है, आगे जाके जब फिर गवर्नमेंट जो है वो कब भी करती है प्रेस को। ठीक है, और ये जो था ये ऑथेंटिक सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन के, एंड जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये हमें बताती है। ठीक है, तो ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इसे। और फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश द न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज मेड बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक्सपोज करना चाहते थे माल प्रैक्टिसेस जो प्राइवेट ट्रेड में होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो फर्स्ट पब्लिश करना चाहते थे न्यूज़पेपर, वो किसके द्वारा थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि वो जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी प्राइवेट ट्रेड के अंदर उसको सामने लाना चाहते थे एट द विसल ब्लोअर। ठीक है, और उसके बाद 1776 में विलियम बोल्ट्स,
ठीक है। इन्होंने बीइंग सेंसर्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर प्राइवेट ट्रेडिंग रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे प्राइवेट ट्रेडिंग की, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर कि न्यूज़पेपर नहीं आनी चाहिए, प्रेस के ऊपर कर्ब कर देना, ठीक है, तो इन पर सेंसर लगा दिया था। तो इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से एंड अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू पब्लिश द न्यूज़पेपर। ये कहते थे कि हम तो न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे और मैं अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इनका नाम नहीं भूलिएगा, विलियम बोल्ट्स का, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल रिस्पॉन्स जो था टू बोल्ट, मतलब कंपनी वालों ने क्या इसको जवाब दिया, स्कीम वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हिज प्लान एंडेड बिफोर मटेरियलाइजिंग, ठीक है। तो कंपनी कहती थी कि आप अपने जो भी है करना चाहते हैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों में, ठीक है। इन 1780 जेम अगस्टस हिकी ने फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश करवाई जिसका टाइटल था द बंगाल गैजेट, आप सबको पता भी होगा, और उसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो ये पूछ लिया जाता है कि बंगाल गैजेट किसने फर्स्ट टाइम लॉन्च करवाई थी, कब करवाई थी, ठीक है। तो जेम्स अगस्टस हिकी, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, और इस जो मतलब ये 1760 में आई थी, ठीक है, 1780 में आई थी, और इस जो नाम था बंगाल गैजेट, और इसका दूसरा नाम भी आपको नहीं भूलना, इसका दूसरा नाम है कलकत्ता जनरल एडवाइज़र, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद हिकी की जो प्रेस थी वो 2 साल तक सीज कर दी गई, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनको सहना पड़ा। उसके बाद द कलकत्ता गैजेट आई, उसके बाद मद्रास कोरियर आई, फिर बॉम्बे हर्ड आई, ठीक है। तो ये फिर आगे जाके न्यूज़पेपर्स आती चली गई। तो अभी मैं लिख देती हूँ, आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, दोबारा से बता देती हूँ एक बार में मैं, ठीक है। 1920 सेंचुरी में जो इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी न्यूज़पेपर, ऑथेंटिक सोर्सेज माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की माल प्रैक्टिसेस को दर्शाने के लिए प्राइवेट ट्रेड में जो हो रहा था तो न्यूज़पेपर लाना चाहते थे, तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इसे सेंसर कर दिया जो उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। लेकिन विलियम बोल्ट्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी से और ये बोला कि हम न्यूज़पेपर को ज़रूर ही लॉन्च करेंगे या फिर पब्लिश करेंगे, लेकिन कंपनी ने इनको जवाब दिया कि आप जो मर्जी कर लीजिए लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जेम्स अगस्टस की फिर आगे चल के 1780 में अपनी द बंगाल गैजेट लेके आते हैं, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश करवाते हैं, जिसका दूसरा नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। लेकिन 2 साल तक फिर आगे जाके इनके भी प्रेस को कर्व कर दिया जाता है एंड उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, तो मैंने फिर बताया आपके पास आगे जाके आपके पास आता है कलकत्ता गैजेट, वो बंगाल गैजेट था, ठीक है। जो हमने जो अगस्टस हिकी वाला था वो बंगाल गैजेट था, फिर आगे चल के कलकत्ता गैजेट आता है 1784 में। उसके बाद द मद्रास कोरियर आता है, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं प्रेस वाले चैप्टर में 1788 पे, एंड आगे एक और आता है द बॉम्बे हराज, ठीक है, 1789 में। तो न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो थे वो उनका एम यही था कि कैसे हम इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट ऑफ यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस को कैटर कर सकते हैं और जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको हम पब्लिक के सामने लेके आना चाहते थे वो, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में काफ़ी सारी न्यूज़पेपर जो है वो सामने आ जाती है, पब्लिश होती हैं विदाउट एनी फियर, ठीक है, कोई डरता नहीं है और काफ़ी सारी पब्लिश होती हैं। और इंटरेस्टिंगली ये माना जाता है कि 1/3 ऑफ द फाउंडिंग फादर्स जो थे इसके वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, जो जर्नलिस्ट थे। तो 1/3 फाउंडिंग फादर्स जो थे 1885 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जर्नलिस्ट थे वही थे। तो आपको कुछ के नाम भी याद रखने हैं, जैसे कि द हिंदू एंड स्वदेशमित्रन। तो ये किसने लिखी थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर।
कुछ के नाम मैंने आपको प्रेस वाले एक्ट में भी, प्रेस वाले चैप्टर में भी पढ़ाए हुए हैं, और कुछ आपको यहाँ पे ये याद रखने हैं। केसरी एंड मराठा, ये आप सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है बंगाली। बंगाली किसने लिखी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और अमृता बाजार पत्रिका किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ भी एक जो प्रेस वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको इसके साथ रिलेटेड एक इशू भी बताया था, वो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये लिखी थी शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी समराइज़ कर लेते हैं, फिर मैं इसको स्लाइड को रब कर दूँगी एंड देन हम आगे देखेंगे कि किसने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो फिर कलकत्ता गैजेट आई, मद्रास कोरियर आई और बॉम्बे हर्टर्स आई। तो 1/3 फाउंडिंग मेंबर्स जो थे 19th सेंचुरी सेकेंड हाफ में, वो जो कि 1885 की बात चल रही है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जर्नलिस्ट थे जो कि ये न्यूज़पेपर में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रहे थे। तो जो द हिंदू थी एंड द स्वदेश मित्रा थी वो सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखी। बंगाली जो थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अमृता बाजार पत्रिका जो थी वो शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने लिखी थी। अभी आगे चलते हैं हम, तो अभी इन्हीं की बात चल रही है। और ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ना ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इन्हीं में से काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस आपके बन के आ जाते हैं। तो प्लीज़ इस फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चाहे ये वाले जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लीजिएगा, चाहे बुक में से एक बारी गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर को भी छोड़ना नहीं है। तो द सुधारक लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये सारे नोट करते रहिए प्लीज़। उसके बाद आपकी इंडियन मिरर लिखी थी NN सेन ने। ठीक है, उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया, ये सारे पूछ लिए जाते हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहिए। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, ये किसने लिखी थी? हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, ये लिखी थी GP वर्मा ने। ठीक है, उसके बाद ट्रिब्यून, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखी थी? ट्रिब्यून। और एक साथ में ही इसके साथ एक और थी, अकबर ठीक है, तो ये पंजाब की न्यूज़पेपर थी। और इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, काल, गुजराती, ये सारी ये जगह के नाम बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे थी। तो ये पंजाब की थी। ठीक है, उसके बाद इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, ठीक है, और काल और गुजराती ये सारी बॉम्बे की थी। ठीक है, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, काल, गुजराती ये सारी बॉम्बे की थी। ठीक है, और बंगाल की कौन कौन सी थी? सोम प्रकाश, भनगनिवसी, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, एंड सधारनी। ठीक है, तो ये बंगाल की थी आपकी। और काफ़ी सारी और भी थी उस टाइम पे, बंगाल, बॉम्बे, पंजाब और भी थी। आपको ये वाली याद रखनी है, ये वाली जो है। ठीक है, ये बॉक्स वाली। जैसे सुधारक जो थी गोपाल कृष्ण गोखले की, इंडियन मिरर NN सेन, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, हिंदुस्तान एडवोकेट GP वर्मा। ठीक है, अभी कुछ आगे चलते हैं हम, इसको रब कर देती हूँ मैं। अभी यही वाला पार्ट चल रहा है हमारा। कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट थे जो भारत में ना रहकर बाहर वाले देशों में जो है लेकिन इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो भी आपको याद रखना है कि कौन कौन कहाँ कहाँ रह रहा था, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ये लंदन से भारत के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है वंदे मातरम, जो था वो पेरिस में लिखा गया था। किसके द्वारा? मैडम कामा। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो इन्होंने लिखा था, इंडियन सोशोलॉजिस्ट जर्नल था ये, तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद एक और आता है आपके पास तलवार। तो तलवार जो है वो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी थी बर्लिन से। ठीक है, उसके बाद गदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाला हरदयाल ने लिखी थी। कहाँ से?
सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। और इन सब ने जो है फीलिंग और नेशनलिज्म जो है वो शो किया था अमंग इंडियंस लिविंग अब्रॉड। तो ये सारी भी आपको याद रखनी है। जैसे वंदे मातरम वेरी इंपॉर्टेंट, मैडम कामा ने लिखी थी और पेरिस से। तलवार जो थी ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से। गदर जो थी लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो थी स्वामी श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर जो थी वो सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को शो करती थी जो कॉलोनियल इंडिया के अंदर चल रहा था। और फ्रॉम 1920s ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर ट्रैक द मेजर इवेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद न्यूज़पेपर्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ब्रिटिशर्स की जो भी कमियां खामियां या जो भी अच्छा काम करते थे वो सब कुछ लोगों के सामने आ जाता था इसके थ्रू। ठीक है, अभी हम ओरल एविडेंसेस की बात कर लेते हैं। तो ओरल हिस्ट्री जो थी वो रेफर करती कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द नॉन रिटन सोर्सेज। ऑब्वियसली जो ओरल है तो वो नॉन रिटन सोर्सेज ही होगा जिसके अंदर आपके पास पर्सनल मेमोरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इसमें पर्सनल मेमोरीज थी। ठीक है, और ये जो थी ये उस टाइम पे के डिसिप्लिन हिस्ट्री को भी शो करती है। और ज़्यादातर ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो डिलीवर की जाती है ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसे आगे संभाल के रख सके। ठीक है, ओरल एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है कि ये ख़त्म हो जाए एक पॉइंट पे आके, लेकिन अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पे ये ट्रांसफ़र कर दी जाए तो लॉन्ग टाइम तक इसे भी संजोया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बात करते हैं क्रिएटिव लिटरेचर की। यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। तो क्रिएटिव लिटरेचर में ये काफ़ी मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है इंडो यूरोपियन कंटेक्ट के साथ जो हम रहे हैं तो उसके साथ का, जो कि सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर जो इस टाइम पीरियड के थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो ये बंगाली नॉवलिस्ट थे, बंगाली नॉवलिस्ट। इन्होंने जो है वो आनंद मठ लिखी थी। कब? 1882 में। और जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिरिक्स थे वो लिखे थे वंदे मातरम। और इन सब का जो है वो सन्यासी रिवोल्ट में भी डिपिक्टेड है। ये सन्यासी रिवोल्ट भी इनके अंदर डिपिक्टेड है। ठीक है, इनका जो लास्ट नॉवल था वो था राजासीमा, द ग्रैंड फिनाले ऑफ हिज रिमार्क करियर। तो ये याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो इनसे रिलेटेड था बंकिम चंद्र चटर्जी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी फाइन स्कॉलर्स आते हैं जो कि गुजराती लिटरेचर्स थे जैसे कि आई सूर्यराम देसाई। तो ये किससे रिलेटेड थे? गुजराती लिटरेचर से। ठीक है, अभी क्योंकि हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो आपको इनके जो लिटरेचर के राइटर्स थे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनका फर्स्ट नॉवल था हिंद एंड ब्रिटेनिका। ठीक है, तो हिंद एंड ब्रिटेनिका पूछा जा सकता है किसका था? हिंद एंड ब्रिटेनिका। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी जैसे तमिल राइटर्स थे। तमिल राइटर्स में किसका नाम आता है? गिरजा देवी का और रामा तीर्था थम्मल का। रामा तीर्था थम्मल। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? मोहना राजिनी। और एक और इन्होंने लिखा था सेकंड वाले ने जो कि रामा तीर्था थम्मल ने दशिकलिन मोसा वेल्लई। ठीक है, तो ये किसके ऊपर था? सोशल एक्सपीरियंस के ऊपर। इतने ज़्यादा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, जो फेमस वाले हैं आप उन्हें याद रख सकते हैं। उसके बाद तेलुगु में भी लिखा था, जो तेलुगु में जिनका नाम सामने आता है वो है जीवी कृष्णा राव, जिन्होंने लिखा था किलू बोमालू। ठीक है, ये मोरल एस्पेक्ट्स एंड बिहेवियर की बात करते हैं। उसके बाद मलयालम में भी काफ़ी सारे थे जिन्होंने फेमस नॉवल लिखा जैसे कि बल या काला सखी। ठीक है,
द चाइल्डहुड फ्रेंड्स जिसे बोला जाता है, और ये एक टेल ऑफ लव की स्टोरी थी। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी सारे थे, आपको बस इतने ही याद रखने हैं जो कि मैंने अभी बताया, और जो मेन वाला है इसको नहीं भूलना आपने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखी थी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, ये लास्ट हमारा पॉइंट है। तो काफ़ी ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती है, जैसे ओरल एविडेंस हो गई, लिटरेचर, पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, तो पेंटिंग्स में जो कंपनी की पेंटिंग्स थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कंपनी की पेंटिंग्स को क्या बोला जाता था। तो कंपनी की पेंटिंग्स को आपका पटना कलम बोला जाता था। सीधा सीधा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पटना कलम कंपनीज पेंटिंग को बोला जाता था। ये इमर्ज हुई थी, कंपनी की पेंटिंग थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें लेके आएगी। और ये किस चीज़ के बारे में पिक्चराइज करते थे? ट्रेड, फेस्टिवल, डांसेस, अटायर ऑफ द पीपल, ये सब कुछ चीज़ें इनमें दिखा करती थी। और कंपनीज की जो पेंटिंग थी वो कब पॉपुलर हुई? पूरे 19th सेंचुरी में। ठीक है, जब तक इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटोग्राफी इन इंडिया नहीं स्टार्ट हो गई थी। तो 1840s तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी। उसके बाद द पिक्चर्स इमेजेस भी काफ़ी सामने आई, जो कि ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस सामने रखा करते थे, जैसे पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स आई, और पोस्टर्स आए, कार्टून्स काफ़ी ज़्यादा आए, बाज़ार में जो प्रिंट्स होते हैं वो आए। तो ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स बताते हैं आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह सामने आती हैं। उसके बाद ब्रिटिश पिक्चर्स की जो इमेजेस होती थी वो ज़्यादातर प्रोवोक की होती थी, जो डिफरेंट इमोशंस को शो करते हैं, रिएक्शंस को शो करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर अपना रौब जमाते हैं और इन रिटेलिएट वो कैसा रिएक्ट करते हैं। उसके बाद रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय द थॉमस जोन्स बेकर, जो कि 1859 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप याद रखें किसके द्वारा बनाई गई थी। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ ये एक पेंटिंग है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये लिटरेचर है, पेंटिंग है, तो ये एक पेंटिंग है, किसके द्वारा? थॉमस जोन्स बार्कर। कब? 1859 में। ठीक है, उसके बाद एक और भी आई, इन मेमोरियम, तो ये भी एक पेंटिंग थी, किसके द्वारा? जोसेफ नोएल पैटर्न। ठीक है, रिकॉर्डेड इन पेंटिंग 2 years ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857। तो कुछ और भी जो है, जैसे इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रंस लुकिंग हेल्पलेस, इनोसेंट पीपल्स, ये सब की भी पेंटिंग्स आई, और वॉयलेंस, डिसऑनर एंड डेथ की भी पेंटिंग्स को दर्शाया गया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं कि 19th सेंचुरी में जो न्यू आर्ट इमर्ज्ड हुई, जो न्यू आर्ट मूवमेंट इमर्ज्ड हुआ, ठीक है, उनमें जो आर्टिस्ट थे वो उनके बारे में, जैसे कि नंदलाल बोस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, एंड राजा रवि वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग में अपना हाथ आजमाया। उसके बाद बंगाल स्कूल जो था उसमें आपके पास आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नेफ्यू थे ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आपको नहीं भूलना है। और एक आपके पास आ जाते हैं E.B. हैवल, जिन्होंने कलकत्ता स्कूल के जो कि प्रिंसिपल बने थे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नाम आते हैं आनंदा कैंटिश कमोरा स्वामी। ठीक है, तो ये तमिल पॉलिटिकल लीडर के सन थे इन श्रीलंका, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो थी वो इंडियन माइथोलॉजी एंड कल्चरल हेरिटेज के ऊपर भी आई। तो माइथोलॉजी, भगवान वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बनाई गई थी। तो माइथोलॉजी प्लस कल्चरल हेरिटेज, तो ये इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो मोटे मोटे अगर मैं नाम लूँ पेंटिंग्स में भारतीयों के, तो नंदलाल बोस एंड राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर और E.B. हैवल और अनंत कैंटिश कॉमर्स स्वामी, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया है पेंटिंग्स के अंदर। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट ही बना लेंगे जिसमें हम नेक्स्ट वाला कवर करेंगे। अभी रहता है काफ़ी पार्ट चैप्टर फर्स्ट का, तो इसको बार बार देखिएगा, नाम आपको लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।